नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिन में आतंकी ने 7 मासूम नागरिकों की जान ली। गुरुवार को ही आतंकी ईदगाह इलाके में स्थित एक स्कूल में घुस गए और स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या कर दी। आज की दोनों हत्या को मिलाकर अगर बात करें तो पिछले 5 दिन में आतंकियों ने 7 आम लोगों को मार दिया है। 2 दिन पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास बिंदुरु मेडिकेट के मालिक माखन लाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिंद्रू की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फोर्स TRF ने ली थी। आतंकवादियों ने इकबाल पार्क के पास माखन लाल बिंद्रू पर गोलियां चलाई थी और आनन फानन में उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित समुदाय से बिंद्रू उन कुछ लोगों में शामिल थे जिन्होंने 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद पलायन नहीं किया था। बिंद्रू अपनी पत्नी के साथ यहीं रह रहे थे और लगातार अपनी फार्मेसी बिंद्रू मेडिकेट को चलाते रहे। आंकड़ों के मुताबिक इस साल घाटी में आतंकियों का कहर देखने को मिला है। आतंकी इस साल अब तक यानी कि 243 दिन में 25 आम नागरिकों की जान ले चुके हैं और सबसे ज्यादा 10 लोगों की हत्या श्रीनगर में हुई है और उसके अलावा 4 हत्याएं पुलवामा और अनंतनाग में, 3 कुलगाम में, 2 बारामूला में और 1 बडगाम और बांदीपुरा में वो आम लोगों की हत्या कर चुके हैं। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि कश्मीर का अमन चैन बिगाड़ने की जो कोशिश है वो क्यों हो रही है। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ उत्पल वोरा हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है और भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे उत्पल जी शुरुआत करना चाहूंगी। कश्मीर में हो रही हिंसा की घटनाओं पर विदेश मंत्रालय ने का भी निवेदन आया था, उन्होंने भी अपनी जो चिंता है वो जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि सीमा पार से आतंकवादियों की जो घुसपैठ है वो काफी अब चिंता का विषय है। जल्पा, बिल्कुल कोई भी सॉवरेन नेशन इस तरह के अटैक्स अपने integral part of the country will not tolerate, and there is no doubt that we should also not tolerate, and we have to give a clear signal पाकिस्तान को कि ये जो हमारी fault line है ये red line है, and we will not accept that, and if you cross that line you will burn your fingers badly. But that will, of course, it will happen in a politico-diplomatic level or politico-diplomatic intelligence level पे this kind of exchange of information will definitely take place. But मुझे ये जो भी कुछ कश्मीर में ये last थोड़े दिनों से हो रहा है, I want to give it a little larger perspective, and I want to discuss it not from a tactical or a local nature, but also from the geostrategic and geopolitical or a regional the perspective. Now please let us go as to into the details systematically as to what could be the reason as to this kind of the spurt of activities and the killings and deaths by terrorists have taken place of late in last 7 to 10 days. Now just try and visualize the situation that in a very recent past the ISI chief has been replaced and he has been sent as a 11 Corps commander of the Peshawar, and a new ISI, DG ISI, Director General ISI has been appointed. Therefore, there is a possibility that the DG ISI is wanting to show that I am no less powerful or no less capable than my predecessor, and therefore I also have my fingers on the ground, and therefore I can be of help to Pakistan Army and Pakistan polity. That is number one. Secondly, there could also be a possibility that we have to visualize Pakistan on its own. They have no wherewithal of doing this. It is a country which is definitely a rogue nation. It is a failed state almost. Economy is totally down, and therefore they cannot have that kind of a capacity to do it on its own without being punished. And no matter whatever they may be thinking, but I am sure they must be worried that in case if India crosses the line and if they do not accept this nonsense, then what will happen? How will we tackle the situation? Therefore, a country like Pakistan must have certain backdoor backing. And this backdoor backing could be only in the current situation
it could be from China. And China, also, we have, I mean, just, day before yesterday, we have discussed as to how, in a very, very structured manner, the entire LAC on the eastern sector has been activated. And, they are trying to bleed the country, our country, on the eastern sector and make us committed for a long haul. And it will have, enormous amount of economic ramification or implication on India. And therefore, we have to divert resources, whether it is military or whether it is economic. And once you, divert to contain China, because, you cannot confront China at this moment because either the country, there is no confrontation has taken place. So on LAC, we have no other option but to contain China. And therefore, we have to switch over the certain amount of reserve forces, military forces, from western, northwestern and northern border to eastern sector and or probably northern sector. And that does not suit China at this moment of time. They want us to denude us, in certain sectors of their choice like Demchok, Depsang, Doklam, Galwan, and in this kind of region, so that they can call the shots in the place between India and China, and they can have certain amount of strategic advantage. And there can be some security loopholes or gaps which they can exploit. Now, and therefore, Pakistan is also interested in activating the western and northwestern border, because then they can together in the collusion they can put pressure on India. And the next issue is that we also have to see that in the last week or so, 25 Republican senators have put up a bill in the US Senate asking for the sanction on Pakistan. Pakistan very strongly believes, whether right or wrong, that we can go into detail later on. But Pakistan very strongly believes that India is behind this. And it is all structured or, it initiated by the India and India's lobby, which is operating from the Washington, DC. Then we also have the Deputy Secretary of State, India, from the United States coming and having a, parley or a talks with the Indian political leadership. And now the Chief of Defense Staff is also, visiting the US for certain amount of classified conversation. All these things put together, now there could be a reason that Pakistan is wanting to show that, look, you guys do whatever you want to do, it does not make any difference on me. I am not under your hold. And the last point that they want to say is the United Nations, Mr. Imran Khan has virtually cried in front of the various nations, in the UNGA, that there has to be certain amount of, intervention in Kashmir by the United Nations. Because the terrorism what India is claiming, it is not terrorism, perpetrated by either, Afghanistan or, Pakistan, but it is a homegrown, the jihad. And in our representative, a permanent representative, the young lady, Ms. Neha Dubey, gave a befitting reply. So we have, also done that job. Honorable Prime Minister also mentioned that issue, that this is the country which is the evil, in the entire region and on the global perspective. So if ask me a question and, there has to be an answer on that. Is Pakistan not worried that they will be isolated in FATF? Is Pakistan not worried that UK, USA, NATO countries, they will put sanction on them? Is Pakistan not worried that they will be isolated or singular, and they will be called terrorist nations, which in any case, most of the people have realized, but nobody is doing this. And this is despite the fact that, when the Taliban took over the control of Kabul, the Haqqani networks, they have the virtual control of Kabul. And in Panjshir, the SSG commandos of Pakistan Army, they were supported by drones, by the fighter jets, by the, various other satellite imagery and photographs, and they neutralized the Panjshir resistance, the Afghan, alliance resistance. So the world is aware about it, and yet Pakistan has got the cheeks or the audacity to do all these things. Can you believe it? Can any strategic mind ever think about it? That a small country like Pakistan, which is bankrupt, which has no support, and which was all the time tom-tomming or, jumping around on the US support because of its geostrategic location, is now, is wanting attention from United States, is wanting attention, from Afghan Taliban.
He is also wanting attention, from China. And China wants to use this because it suits the narrative of China. China will use Pakistan to no extent in creating trouble for India, and at the same time, it will convey message to USA that you can keep having any amount of talks on Pakistan with your Indian political and political diplomatic leadership. We will go ahead and do whatever we want to do as Pakistan and Afghanistan and China combined in collusion. Now Russia is keeping quiet and Russia is not saying a word about it. But the Russia, China, and to a large extent, even the Central Asian republics, which is a neighbor of in Russia, they are dependent on Russia. Therefore, they are also not speaking a word. World is watching all these things. Though on face they are saying that we will not recognize Taliban, but no one is saying that whatever is happening is wrong. And therefore, Pakistan is getting all the courage, all the kind of the audacity to do all these things. We have to tackle this issue, in a very in a decisive and a precise manner. Now, someone will say that carry out a surgical strike like Uri. Someone will say that carry out a Balakot-like strike on the terrorist organization and demolish all the terrorist camps. Now, please understand that in a geopolitical context, this kind of things are very rightly called precise or surgical strike. It does not kill the ideology. It does not, deter a failed state like Pakistan. It does not deter a state like Pakistan, which is heavily supported by China and China's economic might, military power, and all these, the various paraphernalia. There is one, in media, the report is coming that whatever was captured in Afghanistan by the Afghan Taliban, those armaments and the US military's equipment in a broad daylight in Karachi and Islamabad is selling on the streets. Can you believe it? Therefore, the things have reached to that extent. And when Huji, Lashkar-e-Toiba, and Afghan Taliban, Haqqani Network, and all these things, we have discussed this endlessly in the past also. When they shake hands, it is a very, very potent and a dangerous cocktail which is emerging. And we have to be prepared for it. This kind of thing will happen. I don't think we have a very, very strong counter-intelligence and counter-terrorism grid in the entire J&K. Let anybody make no mistake about it. That J&K is an integral part of India. It was, it is, and it will. Nobody can take away even a millimeter of land from India. There is no doubt. Pakistan also knows about it. China also knows about it. But the aim is not to do that kind of a military victory. Idea is to keep needling India, keep bleeding India, keep creating problem for India, so that India does not emerge as a regional power and does not become strong in economy. India divests, is hardened resources, from development to, military requirement. And therefore you keep getting committed in eastern sector, northern sector, northwestern sector, and Dolat Beg, Oldie. You have to keep, developing your roads, infrastructure, tunnels, and it costs money. Last time also I've said that money does not grow on tree for any country. Forget about, even if not for India, not for USA. And therefore they had to come out of Afghanistan after spending $3 trillion. Similarly, money does not grow for Chinese also. There has to be a very, very strong quid pro quo with Pakistan. And we can discuss this. That, the latest report says that, the China is now on the verge of signing an agreement for developing the Karachi-Manora entire coastline, including the port. It will be, you need to take up this issue as a separate discussion because it has got a tremendous strategic connotation. Karachi-Manora entire coastline, if China develops and along with the Gwadar port, that means you are virtually in the control of the Arabian Sea and also the Straits of Hormuz. And therefore it should be, the strategic community in India should be getting worried, not worried, but at least concerned. And on the other side, the China is also got, apart from Afghanistan and Pakistan, the Iran and Turkey in its lap already. And if the media reports are to be believed, the China-Iran, strategic partnership, though it has not been made public, but it is to the tune of $250 billion over a period of, next 10 years.
and it virtually encompasses everything. It's not only military strategic leadership. It is everything. Even civil military and civil political leadership, will be covered, or the issues will be covered, in this. So, with this kind of situation, if Pakistan is doing this, it is, I really don't know, because, in February, there was a ceasefire, agreement signed between India and Pakistan. If Pakistan is, honest to the core, which they cannot be, because country like Pakistan can never be honest, and to expect Pakistan to be honest in dealing with India is like asking for a moon. It will never happen. And therefore, you have to watch Pakistan. You have to be ready for needling by Pakistan-China collusion, and you have to, keep dealing with this kind of situation. It is very, very unfortunate, that this kind of thing is happening to, in J&K. But Pakistan cannot digest this kind of thing, that a peace is prevailing in J&K. People are getting back to, their normalcy. The situation, is coming under control. And J&K undoubtedly is coming under the administrative control of the administration of J&K or the central, government. So, there is bound to be, Pakistan must be having continuous stomachache. And if that happens, we have to tackle that very firmly. And in a bilateral level, we have to make it clear to Pakistan that everything is fine up to a certain extent. But if you cross the line, you will burn your fingers very badly. And that message must go very clearly at some stage or the other. A sovereign country cannot continue to absorb this kind of, needling and pricking all the time. बिल्कुल। ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर ये घटना की अगर हम आज की ही बात करें, वो घटना के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह का भी बयान सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि घाटी में जो आम नागरिकों पर हमला हो रहा है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है, और बेगुनाह लोगों को इसीलिए भी निशाने पर लाया जा रहा है ताकि लोगों का जो आपस में भाईचारा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। जी बिल्कुल जल्पा, मैं अभी पैटर्न देख रही हूँ। अभी कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही है उससे मुझे 1990 के दशक की याद आ रही है, जब तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार थी और उस वक्त कश्मीर का इसी तरह से प्रॉब्लम शुरू हुआ था। मतलब शुरुआत इसी तरह की घटनाओं से हुई थी कि उस वक्त भी कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था और इतनी दहशत फैलाई गई थी कि उन्हें मजबूर होना पड़ा था अपना होम टाउन छोड़ने के लिए। उसके बाद जब मुस्लिमों की बहुमती हो गई, उसके बाद उन लोगों ने आतंकवादी और पाकिस्तानी एजेंटों ने, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके मन में हिंदुस्तान के प्रति जहर भर के उनको अपने पक्ष में मिला लिया ताकि उनको फिर बाहर से आतंकी भेजने की जरूरत ना पड़े, होम ग्राउंड पे ही उनको फिर मिल जाता था। अब हुआ ये है कि जब से ये 370वीं कलम हटाई गई, उसके बाद मतलब ये बहुत कूटनीतिक चाल थी। उसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतने सालों से जो समस्या खींचती चली आई थी, उन्होंने एक झटके से इसको डिप्लोमेटिक चाल से उसको खत्म कर दिया। अब यहीं पे पहले तो पाकिस्तान ने बहुत सारा हो हल्ला मचाया, लेकिन किसी ने कुछ जब इंटरनेशनल मंच पे उसको कोई तवज्जो नहीं मिली, तो फिर उसने अब ये वापस वही रास्ता इख्तियार किया है जो शुरू में था। अब जो एक्चुअली उस वक्त वीपी सिंह की सरकार ने इस समस्या को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। टिपिकल वो जो सरकारी जवाब होते हैं कि जांच की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो ढुलमिल नीति के चलते ही फिर ये समस्या बहुत बड़ी हो गई। अब जब ये समस्या सुलटने की कगार पर है, तो अब इसको बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए। वैसे अपनी एजेंसियां, अपनी सुरक्षा बल, मिलिट्री सब काफी सक्षम है, लेकिन जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं वो अगर कठोर लिए जाए तो बहुत जल्दी इसके फल मिलते हैं। शुरुआत की सरकार ने यही गलती की थी, वीपी सरकार ने। अब की बात करें तो मुझे इसमें बाहर से आतंकी तो आए हैं, लेकिन कुछ गद्दार मुझे अपने देश के भी नजर आ रहे हैं। खास करके मैं तो नाम लेना चाहूंगी महबूबा मुफ्ती का,
क्योंकि वो शुरू से खुले आम आतंकियों का साथ देती आई है। और अब जब ही उसको नजर कैद से रिहा किया गया था, तब उसने कहा था कि इस सरकार को अपने निर्णय पे पछताना पड़ेगा अगर वो 370वीं कलम वापस लागू नहीं करती है तो। और उसकी वजह ये भी थी कि इतने समय तक, इतने सालों से भारत सरकार द्वारा काफी कुछ फंड दिए जाते थे, और अभी तक दो ही मतलब परिवारों का दबदबा रहा है कश्मीर में, एक है अब्दुल्ला परिवार, एक है मुफ्ती परिवार। और अब्दुल्ला परिवार तो चलिए भ्रष्ट है, लेकिन शायद पिछले दरवाजे से मदद करता हो, लेकिन खुलेआम अभी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन मुफ्ती परिवार खुलेआम सपोर्ट करता आया है। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तक उस पर देशद्रोह की कलम क्यों नहीं लगाई गई उसके ऐसे बयानों के लिए। क्योंकि मोहम्मद सईद थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने तो अपनी बिटिया तक का अपहरण करवा दिया था आतंकियों का साथ देने के लिए, जब वो खुद होम मिनिस्टर थे। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि अच्छा अभी क्या है कि पाकिस्तान को अब कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो चाइना है अभी वो खुलेआम सपोर्ट में है। और चाइना एक्चुअली बहुत लंबी दीर्घ दृष्टि से पूरा प्लानिंग, ये कहते हैं ना शतरंज का चाल बिछाया जा रहा है। उसने हर ओर से अपने भारत को घेरना शुरू किया है। नेपाल और म्यांमार और मालदीव्स, श्रीलंका, ये सारे जो देश हमें एक जमाने में बड़े भाई की तरह गिनते थे, अब हमें आंखें दिखा रहे हैं, हमारी अगेंस्ट में है। और अभी नेपाल में जो हाल है, वहाँ माओवादी का शासन आ गया है और उसको पिछले दरवाजे से चाइना कंट्रोल कर रहा है। यही अभी म्यांमार की स्थिति है, कहने को सैन्य शासन है, लेकिन इसका भी दोहरी संचार चाइना कर रहा है। तो वो पूरी स्ट्रेटेजी बना के हिंदुस्तान को सब तरफ से घेर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान सब मतलब अपना जो ध्यान है वो विकास की बजाय इन सब की बातों में उसकी समय, शक्ति और पैसा खराब हो। अब एक बात समझने की है कि जब अभी अफगान मतलब चाइना है, तो वो बिल्कुल जो ग्लोबल मंच है उसके देशों का बिल्कुल वो नहीं करता है, वो सारे काम करता है, वो बिंदास करता है। चाहे वो उसको ताइवान के एयर स्पेस में अभी वो जैसे घुसपैठ कर रहा है, या फिर नॉर्थ कोरिया जो सारी दुनिया से बैन हो चुका है, उसको चाइना मदद कर रहा है, और उसके तो प्रूफ भी मिल चुके हैं। और ऐसे ही मतलब म्यांमार में भी वो अभी खुलेआम मदद कर रहा है। ऐसे ही अफगानिस्तान में सबसे पहले उसने मान्यता दी तालिबानों को। ये सब बता रहा है कि वो बिना फायदे के कुछ करता नहीं है। तो बस उसकी एक चाल है कि दुश्मन दोस्त होते हैं। उसी नाते उसने पाकिस्तान को अपने उसमें लिया है, और पाकिस्तान अब चिंता नहीं करता क्योंकि उसको चाइना जैसा सपोर्टर मिला है जो पैसे से हर तरह से उसकी मदद कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये समझ नहीं रहा है कि देर सवेर चाइना अपनी फितरत दिखाएगा तो उसको भारी पड़ जाएगा। जैसे अभी मालदीव्स और श्रीलंका को थोड़ी अकल आ गई, उन्होंने जब चाइना से और मदद लेने से इनकार कर दिया या अपने अंदर दखल अंदाजी देने से मना किया, तब उनको जो इस तरह से चाइना ने ट्रीट किया है या आंखें दिखाई है, ब्याज समेत इतना कर्जा मांगा है कि वो लोग दे नहीं सकते, तो वो मजबूर कर देता है बाद में कि वो आप उसके कहे में रहो। अब ये बात पाकिस्तान समझ नहीं रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान अपने आप को खुद गिरवी रख रहा है। लेकिन आगे जाके ये कहते हैं ना कि सांप पालने वाले को ही डसता है। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने वाला अमेरिका था, वो उसी को डसा है। और बहुत सारे उदाहरण है कि जहां हम कह सकते हैं कि आतंकवाद को जो पालता है ना, वो उस पे ही वो करता है, निशाना बनाता है। देर सवेर ये चीज उसको मिल जाएगी। लेकिन अभी जो है वो हमारे हिंदुस्तान को अभी जिस तरह से लहू लुहान किया जा रहा है, वो वाकई, क्योंकि आप मॉडस ऑपरेंडी आज की घटना की देखो तो उन्होंने क्या किया स्कूल, और ये मुझे जरूर लगता है कि पाकिस्तान के ही होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के होते ना तो वो पत्थरबाजी की जो गैंग थी वो तो अभी सबको काम पे लगा दिया है। भारत सरकार काफी अच्छा काम कर रही है, वहाँ के गवर्नर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी वो सब उसका बंद हो चुका है। अब उनसे आई कार्ड मांगे गए, उनमें से जो गैर कश्मीरी या गैर मुस्लिम थे उनको अलग किया गया और फिर उन्हें गोली मारी गई।
तो ये दिखाता है कि वो चाहते हैं कि इस तरह से वहां पे बसे हुए हिंदू और मुस्लिम उनमें आपस में मन मुटाव हो जाए, और हिंदुस्तान में भी इसी वजह से मुस्लिमों को गलत देखा जाए और दंगे फूट निकले। ये इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी करना चाह रहे हैं। जो मैं चाहती हूँ कि लोग बाग इस बात को समझे और इसको हिंदू मुस्लिम का रूप ना देकर एक दो राष्ट्रों के बीच की ये आतंकवाद की घटना समझे और उसको रिएक्ट ना करे, वो हमारी सही मॉडस ऑपरेंडी होगी इसका जवाब देने के लिए। जल्पा आना चाहूंगी, अगर आज की घटना की बात करें जिसमें और देखा ये गया है, अगर 5 दिन की बात करें तो 7 हत्याएं की गई है। और इस भी खबर ये भी सामने आई थी, अगर बात करें हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्र में जाएंगे, वहां का दौरा करेंगे। ये दौरा जो है वो 23 से 25 अक्टूबर का हो सकता है, ऐसी भी खबर सामने आई थी। और कहा यह भी गया था कि उस दौरान अगर बात करें तो कश्मीर घाटी और जम्मू के दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पर वो जा सकते हैं, विभिन्न विकास का कार्य है उसका जायजा भी ले सकते हैं। और उसके अलावा वहां के जो 17 केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो उनको भी शायद पहले से ही निर्देश दे दिया गया था कि उनको भी इलाकों में, मतलब छोटे से छोटे गांव में भी जाना होगा, वहां पर जनता से सीधा संपर्क करना होगा और लोगों की परेशानी है उनको सुनना होगा और उसको सुलझाना भी होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिकल एंगल भी इसमें देख ले तो ये घटनाएं तब जाके सामने आई हुए जब उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं, और वहां पर रहने वाले कुछ लोगों के कि अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और उनके जो लोग हैं वो भारत सरकार के प्रति एक, मतलब उनका रवैया बदल जाएगा। यानी ये घटनाएं इस तरीके से, मतलब वो की जा रही है कि कैसे यहाँ पे, मतलब जम्मू कश्मीर के जो स्थानिक लोग हैं उसके मन में कहीं ना कहीं फिर से वो उबाल आए और फिर से वही जातिवाद की बात कर लो, वो कैसे उसके बीज बोए जाए। जी जल्पा जी, पहले तो ये बहुत अच्छा मुद्दा के न्यूज़ ने और टीम ने लिया है, उसके लिए मैं अभिनंदन दूंगा। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो इंडिया की सरकार है, वो बसाने की बात करते हैं, और जो वहाँ के आतंकवादी जो लोग हैं, क्रिमिनल जो लोग हैं, वो टेररिस्ट है, वो बोल रहे हटाने की बात कर रहे हैं। क्यों? जो ये 370 जो कलम थी वो हटने के बाद कश्मीर में आज़ादी के बाद पहली बार लोकतंत्र बहाल हुआ था। वहाँ सरपंच की इलेक्शन भी हुई, वहाँ अलग अलग इलेक्शन भी हुए, वहाँ शांति है। कहीं टाइम से, जब से 370 और 35A की कलम आई है, तब से वहाँ शांति का चलन हो गया है। सब लोग रह रहे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोग साथ में रह रहे। ये वहाँ के कश्मीरी पंडित हो, वो भी अच्छी तरह रह रहे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बसाने की बात कर रहे हैं, वो हटाने की बात कर रहे हैं। वहाँ के लघुमती जो है, कश्मीर के जो लघुमती जो हैं, खास करके कश्मीरी पंडित और हिंदू, ये जो आतंकवादी जो लोग हुए वो ऐसा कर रहे हैं। हमारे मित्र अभी जो उत्पल जी बात कर रहे थे उसको भी सुना, मेरी बहन ज्योति जी बात कर रही थी उसको भी सुना, सभी का एक ही राग था। मेरी बहन जी ने कहा कि सांप को जो पालेगा उसको ही डसेगा। ये अफगानिस्तान की जब से ये स्थिति हुई है, अफगानिस्तान में तालिबानी बहाल हुए हैं, जब से अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आया है तब से पाकिस्तान की आंख फड़कने लगी है। और वो उन्होंने पहले से चाइना का साथ तो दे ही दिया है। मेरे मित्र उत्पल जी बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो मुखिया है इमरान खान, वो दूसरे देशों में कटोरा लेके घूमते हैं, वहां भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, और भारत में कश्मीर के थ्रू आतंकवादी प्रवृत्तियां जो चल रही है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे मित्र उत्पल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, और पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में भी बात की। जब से अफगानिस्तान और तालिबान में पाकिस्तान जो साथ में चला है, उससे पहले भी हमारे उत्पल जी ने बात की कि हमने जो बैठकर बातें की थी जब पाकिस्तान के साथ मसला हुआ था, तब पाकिस्तान जो ऑनेस्टी बताना चाहिए उसको, पाकिस्तान को, तब पाकिस्तान ने कभी ऑनेस्टी नहीं बताई। और
वो सीज फायर का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए हैं। वो भी मैंने उत्पल जी से सुना। तो सभी बातों का जो कुल मिलाकर बात की जाए तो उसका जो निकलता है, तय निकलता है, वो ये है कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। जहां से भी जगह मिलेगी वो भारत के ऊपर हमला करेगा, या चाइना के थ्रू, या अफगानिस्तान के थ्रू, या कश्मीर के थ्रू। ये मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस मंच से ये विपक्ष गायब है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा विपक्ष के बारे में नहीं बोलना चाहता। मगर ये जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर और पीओके, इसमें जो गतिविधियां चल रही है उसका एक ही कारण है। जब हमारा संविधान लिखा गया तब हमारे संविधान लिखने वालों ने भी कहा था कि ये कश्मीर है, उसको उसमें जो 370 है वो नहीं डालनी चाहिए, कश्मीर का झंडा अलग नहीं होना चाहिए, कश्मीर का संविधान अलग नहीं होना चाहिए। उसके बारे में जो कश्मीर का लाल किला है, कश्मीर का जो लाल चौक है, वहां पे झंडा लहराने वाले भी आज के प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर 56 की छाती वाले जो है वो नरेंद्र भाई मोदी थे। उसके साथ में मुरली मनोहर जोशी भी थे। और मैं आनंद के साथ कहता हूं वही प्रधानमंत्री है जिसने लाल चौक में भारत का झंडा लहराया था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब जो पाकिस्तान कश्मीर के रास्ते जो हिंदुओं की हत्या करवा रहे हैं, मैंने ये भी देखा 7 जो हत्याएं हुई है वो मक्खन सिंह की जो हत्या हुई है, उसकी जो लड़की थी वो बोल रही थी, मुझे बहुत गर्व हो रहा था, झांसी की रानी की तरह बोल रही थी। झांसी की रानी ने जैसे दहाड़ा था वैसे ही वो दहाड़ी थी कि मेरे पापा के ऊपर गोलियां चलाई है, उसका देह का अंत किया है मगर विचारधारा का अंत नहीं किया है। आप जो करना हो वो कर लो, मेरे पे यहां गोली चलाओ, यहां गोली चलाओ, मगर कश्मीर हमारा है। कश्मीर हिंदुस्तान का सर है, हिंदुस्तान के सिर को हम कटवाने नहीं देंगे। हमारा देह है उसको खत्म कर देंगे, मगर हमारी जो विचारधारा है, एक राष्ट्र की, एक राष्ट्र एक झंडा, एक ही शासन, उसको उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। जितनी भी गोलियां चलानी हो चलाओ, मगर मुझे अफसोस इस बात का है एक भी मुस्लिम का मर्डर नहीं हुआ, एक भी मुस्लिम की हत्या नहीं हुई। मुस्लिम भाई लोग भी अच्छे हैं, मगर जो आतंकवादियों की मंशा है वो हिंदू जो कश्मीरी पंडित है उसको ही खत्म करने की है। ये मक्खन सिंह केमिकल की जो शोध चला रहा था, उन्होंने 95 में जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे तब वो गए नहीं थे, उसका ही ये नतीजा है। लंबे टाइम तक ये आतंकवादी लोग जो है वो याद रखते हैं, और खास करके जहां वहां से हिंदुओं को खदेड़ देने की उसकी बात है। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वो दोनों का काम ऐसा है कि आपने ही अभी बोला अमित शाह जाने वाले भी है, वो सुरक्षा देने में भी अव्वल नंबर है, और कश्मीरी पंडित को भी सुरक्षा देंगे और कश्मीर में बसे मुस्लिमों को भी सुरक्षा देंगे जो अमन चाहते हैं। जो भी अमन चाहता है उसके साथ अमित शाह और हमारे नरेंद्र भाई मोदी रहेंगे। हमारी बहन अभी ज्योति जी बात कर रही थी कि मुफ्ती मोहम्मद जो सैयद है, जो उन्होंने कहा था कि आतंकवादी की जो लैंग्वेज थी वो बोल रही थी, वो अच्छी बात नहीं है। वो नजर कैद से बाहर निकली तब भी बोल रही थी अच्छा नहीं किया, धमकी दी थी कि ये 370 हटा के अच्छा नहीं किया। अरे भाई, भारत के एक भी स्टेट में ऐसा कानून नहीं है, और कश्मीर में ऐसा कानून, इस कानून से कश्मीर को भी नुकसान हो रहा है। कितने करोड़ का मुनाफा कश्मीर के लोग वो पर्यटन के माध्यम से कर रहे थे, वो पर्यटन का माध्यम कहाँ गया? वहां कई फिल्में बनी थी, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हैं वो वहां जाते थे, बहुत फिल्म बनाते थे, मगर वो फिल्म इंडस्ट्रीज वहां से हट गई, और कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीरी युवक हैं, कश्मीरी जो व्यापारी लोग हैं, उनको भी तकलीफ हुई, और वहां की जो जीडीपी थी और वहां की जो इनकम थी उसमें भी कमियां आने लगी। यही बात है, अमन से सब कुछ होता है, आतंकवादी से कुछ नहीं होता। ये आतंकवादी को तो हम
डंके की चोट पे कहना चाहते हैं कि इससे शांति नहीं होगी। आप जितने भी प्रयत्न कर लो, मगर जितने लोगों को डराना, धमकाना, मारना, मिटाना, मगर कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का सिर है, वो कटने नहीं देंगे। हम कश्मीर हमारा है, पीओके भी हमारा है, जो जो सब हमारा है वो हमारे साथ ही रहेंगे। धमकी से कुछ नहीं होगा। ये स्प्रिंग वाली बात है, जितना भी दबाओगे स्प्रिंग उतनी ही डबल जोर से उछलेगी। ऐसे ही कश्मीर के पंडितों को, कश्मीर के मुस्लिमों को, कश्मीर के हिंदुओं को जितना भी दबाओगे उतना ही उछलेंगे। मगर ये जो आतंकवादी प्रवृत्ति है उससे लहू बहता है, मगर अमन नहीं बहता कभी। ये भी मैं कहना चाहता हूं। मगर ये जो हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, तब से सभी लोगों को, दुनिया के सभी कंट्री को, सभी देश को पता चल गया है कि अब जो भारत है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। और पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि अब हमें दूसरे देश के सामने कटोरा फैलाने के सिवा कुछ अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए दूसरे देश के साथ पास जाके कटोरा फैलाते हैं और भारत के साथ आंख दिखाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। सीज़फायर का उल्लंघन करना वो भी उसकी आदत रही है। मैं मेरे भाई उत्पल जी को भी अभिनंदन दूंगा, ज्योति जी को भी अभिनंदन दूंगा। ये मंच पे जलपा जी आज एक ही बात हो रही है, ये बात है भारत के सिर कश्मीर को बचाना है। कश्मीर में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसको राजनीतिक मुद्दा न बना के वो मानवीय हत्या है। ये विश्व भी जान गया है कि जो आतंकवादी प्रवृत्ति करने वाले, जिसने अमेरिका पर हमला किया था 26/11 में, वो आतंकवादी कहां से मिला था वो भी पता है। जो अफगानिस्तान से 70,000 सैनिक अमेरिका को अफगानिस्तान से हटाना पड़ा, वो उसके पीछे भी किसका हाथ था? चाइना। और ये पाकिस्तान जो है वो भी वो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के साथ में थे। मगर मैं यहाँ, मेरी 2 बहनें जुड़ी है तालिबान में, क्या बहनों को फ्रीडम है? सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं है, बहनें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है, ऐसा तालिबान बोल रहे हैं। ये भी मानवीय हत्या ही है। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ही बोला था कि 370 जो कलम संविधान में लगाई है वो अच्छी बात नहीं है। कश्मीर के लिए तो अच्छी बात नहीं है, मगर पूरे भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और अफगानिस्तान में अभी जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में भी हम सब लोग हैं और रहेंगे। सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, यही मानवता का नियम है। इसलिए कश्मीर में हत्याएं हुए हैं, इससे तालिबानों को न फायदा होगा, न पाकिस्तान को फायदा होगा, न आतंकवादियों को फायदा होगा, मगर ये स्प्रिंग उछलेगी और हमारा जो शासन है वो भी वहां पे सुरक्षा और शांति बहाल करने के लिए जितने भी प्रयास करना होगा उतना प्रयास करेगी। और पूरी हिंदुस्तान की जनता है वो कश्मीर के साथ है, हमारे कश्मीरी पंडितों के भी साथ है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी के भी साथ है। जी बिल्कुल। उत्पल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार या फिर ये ही 5 दिन में हत्याएं हुई हो, लेकिन इससे पहले भी कई मौके पर देखा गया कि सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ भी हुई। हमने देखा भी सही कि उनके पास से कितने हथियार बरामद हुए। यानी कहीं ना कहीं ये जो प्रयास की अगर हम घटनाएं, अगर कुछ चंद दिनों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। देयर इज नो डाउट इन एनीबडीज माइंड दिस काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर सिचुएशन, कीपिंग इंडिया ऑक्यूपाइड और एम्ब्रॉयल्ड इज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 50 years, 5 decades, Jalpa. It is not some 5 or 7 days. And you have to fight the ideology and, emotions apart. As an Indian, yes, it definitely, it will hurt our ego. But fact of the matter is that in a geostrategic scenario, in a geopolitical power equation, at times, your jazbat, your emotions, you have to put it aside. If I say in a strategic parlance, it is called keep the pot boiling, keep the pot simmering, so that you can exploit that pot at a time and date of your choosing. And that is what Pakistan is doing all this while.
And the fact of the matter is that Pakistan, like I have always been saying, is a classic case of lost opportunities at multiple levels. And once in strategic scenario, if the opportunities are lost, nothing you can do. You have to get reconciled with the strategic facts. Whether you like it or not, China and Pakistan, they are your strategic backyard. And China is now, in the world, is a dominating force with $19 trillion economy. And whether you like it or not, India is not that kind of economic might at this point of time, whether it's in region or whether at a global level. Therefore, China has more leverage on, like, the Jyoti ji bol rahe the. She is absolutely right. They have encircled, not yesterday or 6 months back or 1 year back. They've been doing it for almost last, 7 to 10 years in a systematic manner. And therefore, I say that, many people may not like it, but the fact of the matter is that we are fighting an ideology. We are fighting two nuclear neighbors. There is no country in the world which is besotted between the two nuclear neighbors. And when you are a nuclear armed nation, the entire dynamics change. उधर जज्बात काम नहीं आते हैं. You have to deal with China and Pakistan whether you like it or not. It is your strategic reality, Jalpa. And everybody realizes it, including MEA, government, political leaders, diplomatic leaders, everybody knows it. You cannot wish away Pakistan and China. If you had wanted to do, last 50 साल में क्यों नहीं कर पाए? Somebody will turn around and say, उस time पे political will नहीं थी. No, that is not the reality. From the day Pakistan went nuclear and India also became nuclear armed neighbor, the dynamics changed. And in any case with China, in last, almost about 20 to 30 years, in a systematic manner, China has graduated from 1980 to 2020 in a different, in a ball game altogether. Now China is not matchable on comprehensive national power. Many people will not like it, but that's the reality. You have to gulp it. And therefore, you have, the only option with India is to develop capability, is to develop capacity, emerge as an economic might, convert that part of the economic might into military capability, become much stronger, and take, everybody on the face value and start dealing with it. These are strategic realities of life. Can you wish away Pakistan and say that we will run over Pakistan? It is not possible. Similarly, can you say we will run over China? However much you may not like China and Chinese policy, look at the trade deficit that you are still enjoying as of today. Look at most favored nation status. We have not withdrawn from Pakistan, even as of now, with all this kind of problem. And if you go a little further on that, it will not be advantageous to India, because then the world powers like America, NATO countries and all that, they have been hyphenating India-Pakistan relations for last 30 years. And in same breath, they talk about India, same breath they talk about Pakistan. And what happens? I'm just posing a question. What happens if, America says that, look, whatever you all are saying is correct, but now Pakistan is not under our control. It's become a rogue state. It is only listening to China. Therefore, he's off the hook of American influence. We cannot, beyond a certain stage, we cannot act upon Pakistan. Therefore, don't push Pakistan against a wall and create a situation whereby it totally goes out of control of, the US and the NATO countries. Then we are up the gum tree. We would rather prefer a stable Afghanistan and a stable, Pakistan, rather than have all these, the militant outfits and warlords in both the countries calling shots. And if the Pakistan gets fragmented or Afghanistan gets fragmented, if the civil war takes place, then who's controlling these two countries? It is good that at least Pakistan army is controlling Pakistan as of today, and we can talk to Pakistan army. The USA never spoke to the political leadership of Pakistan. Whenever they wanted to speak to Pakistan, Pakistan was part of the CENTO, Central Command. And therefore, they always, right from, 70s, 80s onwards, if you watch the situation, whenever they wanted to talk to Musharraf or Zia or, the Pakistani leaders and the army chiefs, whether they were in the national control or a army control, they always sent the commander-in-chief of the CENTO. Because they always thought that military to military, they will be able to talk better and the message will be driven home. So, in diplomacy, in the past also I've said
what you see on the ground is not reality. What the joint statement is issued on a press statement is issued is not the reality. What is hidden from the press statement and a joint statement behind the door discussion, that is the reality. And you have to understand that's the beauty of diplomacy. And, and many people, they get carried away and get emotional. But no, you can't do it. The reality is in front of you. You have to face Pakistan. You have to face China. You have to face the emerging situation. China is not playing marbles. Let me tell you that. China has a 20-25 years long perspective on making sure that China becomes the #1 country in the world, and therefore they have a plan to play. And we have to checkmate it in a limited way. Gap इतना बढ़ गया है जलपा जी that it is now difficult to close it. But that does not mean that we will keep sitting with our legs up. As a nation, we are putting in effort. We will continue to put effort, emerge as a credible power in the region. But to match up with China on certain issues with 20-25 years of difference in the overall comprehensive national power, it will be difficult. But that doesn't mean that we will not work on it. And whether we like it or not, we should not fall into the trap. This is exactly what China wants, that we create some kind of military confrontation with Pakistan or Afghanistan, and therefore they further drain you out. The war is not a solution. The US general told the Oval Office and Joe Biden in writing. The US commander wrote in a personal letter and said that Afghanistan, there is no military solution. Similarly, many strategists, in strategic community, they are of the opinion that J&K is a political problem. And in resolving the political problem, diplomacy, military, and the economic might of the country has a role to play, because they are subset of the political power. You have to understand this. And, Jazbat will not play in this issue. Pakistan will keep needling you, mark my words. And beyond a certain stage, punishment or retribution to Pakistan, आप उसकी 48 चौकीज उड़ा दो, bunker उड़ा दो, जाके एक strike कर दो. Will Pakistan change thereafter? Will Afghan Taliban, which are hardened criminals, terrorists, mercenaries, जिनके नाम पे $10 billion की bounty लगी हुई है, they are running Afghanistan, and they have active connivance of China and to a large extent Russia and Iran. So these are what you see on the ground. There is much deeper games are being played by global power, and whether we like it or not, China is a global power. We have to accept that fact, and then take on China, and then take on China-Pakistan nexus or the collusion. If we say that no, that is not a reality, then probably we'll be running away from the strategic reality. ज्योति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो एक मुद्दा ये भी आता है कि चलो आर्टिकल 370 हटा दी गई, वहां के बाद देखा गया था ये अभी की घटनाओं को अगर बात करें तो काफ़ी अमन और शांति देखी गई थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में वहां के जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये मानना है कि जल्द से जल्द अब ये विधानसभा का चुनाव है वो होना चाहिए, यानी वहां पर जो सिस्टम है अब वो आनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस चले। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव में वहां पर देरी हो रही है, इसकी वजह से आतंकियों के हौसले जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और वहां पर जो इंटरनल भी पॉलिटिक्स है वो कुछ ज़्यादा ही हद तक मतलब खेला जा रहा है। सही बात है जल्पा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सिर्फ इलेक्शंस होने से शांति कायम हो जाएगी ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि बिल्कुल उसका इंटरेस्ट इसके अंदर इंटरेस्ट पाकिस्तान को भी है। तो वो चाहे चुनावी सरकार होगी, पहले भी हुए थे, तब आतंकवादी घटनाएं तो बंद नहीं हुई थी। और सबसे ज्यादा जो अपनी बदकिस्मती है वो ये है कि वहां जो चुनाव लड़े ऐसे जो दो परिवार हैं वो दोनों ही देशभक्त हम नहीं कह, मतलब हिंदुस्तान भक्त नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक उनका जितना भी कश्मीर का फंड जाता था उसमें से जनता तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं। वो दोनों परिवार मालदार हो गए। अब
पेट में दर्द यही है कि उनको अब अगर इलेक्शन नहीं होता है, एक्चुअली 1.5 साल तो कोरोना की वजह से भी गुजर गया, और उसके पहले वैसे भी 1 साल तक तो कर्फ्यू जैसा रखा ही था ताकि हमले की घटनाएं वगैरह ना हो, तूफान ना शुरू हो जाए विरोध के उसमें। फिर ये 2.5 सालों में वो बारी बारी से उसको मतलब शांत किया गया स्ट्रेटेजिकली वे से कि युवाओं को रोजगारी दी गई, उन्हें पढ़ाने की शुरुआत की गई। तो अब जब देखा है पाकिस्तान ने कि अब तो गया हाथ से, अब तो जब लोग भी इसके पक्ष में आने लगे हैं, तब उसने फिर अपनी वही चाल शुरू कर दी जो बहुत 90s में जहाँ से शुरुआत की थी, वही मैं कह रही हूँ। और अभी जो कुछ महीने पहले बिपिन रावत जी का एक स्टेटमेंट आया था, वो बहुत सूचक है कि अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों ओर से अगर एक साथ भी मोर्चा खोलते हैं तो हमारी सेना सक्षम है दोनों मोर्चों पे लड़ने के लिए। ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, मतलब उन्हें कहीं से तो इनपुट मिले होंगे कि इस तरह की कोई योजना चल रही है और इसीलिए उन्होंने जवाब दिया। अब रही बात वहां के चुनावों की, तो सबसे पहले तो ये जो महबूबा मुफ्ती है ना, उसको नजर कैदी करना चाहिए, क्योंकि वो खुलेआम देशद्रोही का ही सारे काम कर रही है, उसको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और विधानसभा चुनाव लोग रक्त रंजित ना हो, इसके लिए बहुत कुछ जरूरी है। लेकिन सबसे पहले तो ये जरूरी है कि अगर हम मिलिट्री के अंडर में सेफ्टी की वजह से इलेक्शंस करवाते हैं तो दुनिया को ये कहा जाएगा कि इन्होंने बंदूक की नोक पे डरा धमका के मतदान करवाया है। तो मेरा तो अभी यही मानना है कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन उसके लिए पहले बेस के क्रिएट किया जाए, लोगों में विश्वास क्रिएट किया जाए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है उससे 2 तरह की मुश्किल होगी कि जो कश्मीरी पंडित सपना देख रहे थे कि हम अब एक पीढ़ी के बाद कम से कम वापस जा पाएंगे, तो वो वापस दहशत में आ जाए। जो अभी बचे खुचे हैं वो भी शायद अब छोड़ने की सोचे, या फिर वहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो जाए, या फिर भारत में ही शुरू हो जाए। तो ये इनका इंटेंशन है। वो जैसे उत्पल जी ने कहा कि अभी डायरेक्ट युद्ध तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ने एक बार मुंह की खा चुके हैं। पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर सकता, चीन ने 2 बार ट्राई करके देख लिया, लेकिन हमारे जवानों ने बहुत वीरता से लेकिन संयम से उसका इस तरह से जवाब दिया है कि दुनिया के आगे चाइना ही बुरा बना, जो हिंदुस्तान को बुरा करने वाला था। तो ये जो चाइना की लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजी है, तो उसको अब डिप्लोमेटिक वे में हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो है, जैसे उत्पल जी ने कहा, मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट मिलता भी है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आज अकेला पाकिस्तान पड़ गया तो उसको ठीक है, एक नहीं तो उसको चाइना का सपोर्ट मिल गया। आज इस तरह से तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। देखिए, मुझे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है, जिस वक्त कश्मीर की समस्या को यूनो में ले जाने की बात हुई थी, तब एक था कि घर के बच्चे के जन्म के लिए बाहर से दाई बुलाने की जरूरत नहीं है। वही बात है, उस वक्त युद्ध का था माहौल, करते तो शायद समस्या खत्म हो जाती, लेकिन अभी अगर युद्ध करेंगे तो हर ओर से हमें ही पीछे हट देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने जवानों का तो खून बहेगा, पैसा भी खर्चा होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शायद अभी जो हमारी साख है उसमें भी फर्क पड़ जाए। तो इसके लिए हमें खुद को ही इतना मजबूत करना पड़ेगा कि हमें ही करना है और बिना किसी मदद के करना है। अब रास्ता यही ढूंढना है कि ऐसा क्या किया जाए। तो उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि जो कश्मीर के युवा लोग हैं, तो उनको आज पढ़ाई और रोजगारी की तरफ किया जाए, जो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन उसमें अब तेजी लाई जाए। और खासकर जो सालों से जमे पड़े हुए नेता हैं, और उनको अब फिर से एक बार नजरबंद कर देने की जरूरत है, ताकि वो इस तरह का, क्योंकि ये लोग आए, चाहे पाकिस्तान से आए या वो कहीं से भी आए, या शायद लोकल हो, अभी उस शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसलिए कुछ कहना जल्दी होगा, लेकिन लोकल लेवल पर उनको अगर कोई सहायता नहीं मिलती है तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे उत्पल जी ने कहा कि आज हर चीज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आतंकवादियों को भी पैसा चाहिए,
और उनसे अगेंस्ट में लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। जी तो वो उनका फंडिंग का जो सोर्स था वो बंद किया था भाजपा सरकार ने ढूंढ ढूंढ के, कि जहां से उन फंडिंग हो रही थी। अब छटपटा रहे हैं क्योंकि अब उनके पास फंडिंग के भी रास्ते बंद हो गए। वरना आप सोचिए कि पहले हर जगह 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 शहर शहर में बम धमाके बड़ी आम बात हो गई थी, लेकिन जब से ये तत्कालीन सरकार आई है तो पहले मेरा अनुमान ये था कि अब शायद बढ़ा देंगे ये लोग बम के धमाकों की संख्या। लेकिन शुक्र है क्योंकि उन्होंने फंडिंग बैन कर दी। उन्होंने वो कहते हैं ना गला ही पकड़ा जिस चीज से ये आतंक पनप रहा था। तो उसकी वजह से अब धीरे धीरे ये सब जो आतंकवाद जी हर छोटे बड़े शहर में था वो बंद हो गया। लेकिन अब वापस वो शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं। तो वैसे अमित शाह काफी चौकन्ने इंसान है इस मामले में। तो मैं तो आशा करती हूँ कि उनके पास जरूर इसका कोई इस तरह का कूटनीतिक हल होगा। अभी शायद पता ना चले, बाद में देखिए समय दिखाता है कि क्या एक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा। जब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तब कहीं ना कहीं मुद्दा ये भी आता है कि विधानसभा का चुनाव कब होगा, क्योंकि वहां पर जो महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, कहीं ना कहीं इनको डर है, क्योंकि बात कुछ सीमांकन की भी चली थी। यानी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले अगर सीमांकन हो गया या ऐसा कुछ हुआ तो हमारी जो यहाँ पर सत्ता है वो हाथ से मतलब हमें धोना पड़ेगा उससे। इसीलिए भी ये डर का माहौल है। और हम सब जानते ही है कि आतंकवादियों तो फिराक में ही लगे रहते हैं कि घर का भेदी कौन है। क्या कहेंगे? जल्पा जी, ये जो आतंकवादी लोग जो हैं, आतंकवादी जो मानव अधिकार के विरुद्ध में काम करने वाले जो लोग हैं, वो हमारे कश्मीर में ही जो पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके साथ में ही मिलके ये सब करने की उसकी आदत रही है। मगर अभी मैं देख रहा था तो जो मनोज सिन्हा है उन्होंने बोला है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक जो घटना घटी है श्रीनगर में, वो स्कूल में जाके टीचर के ऊपर बहुत नज़दीक से 3 आतंकवादियों ने टीचरों को मारा है। ये बहुत बहुत खौफनाक दृश्य था। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह सज है। अभी हमारी बहन ज्योति जी बात कर रही थी कि पाकिस्तान ये कर रहा है, इसके साथ जा रहा है। मगर उसकी बात भी सही है कि कोई दुश्मन हो हमारा तो दुश्मन की इकोनॉमी ख़त्म करनी चाहिए। तो इकोनॉमिकल दुश्मन हमारा ख़त्म हो जाता है तो बाद में उसको ख़त्म करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हमने जो पाकिस्तान और आतंकियों को जो फंडिंग आता था उसके ऊपर भी कई बैन लगाए थे। मगर घर का भेदी लंका ढाए, ऐसी बात कश्मीर में बन रही है। मगर धीरे धीरे जैसे ये 370 वाली बात थी, कोई भी बोल रहा था कि ये कभी नहीं हो सकता। मगर हमारे 2 जाबाज जो भारत के जो नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह है, उन्होंने ये कमाल करके दिखा दिया है। ऐसा ही कमाल मुझे ये भी मालूम है। जल्पा जी, आपने अभी बोला कि लेजिस्लेटिव चुनाव है, उसके तहत नज़र भी ये सब बातें हो रही है कि डराने धमकाने। और ये जो अब तो ऐसा एटमॉस्फेयर बना था कश्मीर में कि यहाँ जो कश्मीरी पंडित थे 2 दशक से यहाँ रह रहे थे, या उसका परिवार यहाँ फैमिली यहाँ थी, वो बोल रहे थे कि अब कश्मीर में अमन और शांति का बहाल हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने जैसे काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे भारत की सरकार ने जो काम किया थे वो उस काम की वजह से हम वहाँ जा सकेंगे। मगर ये आतंकवादी की मंशा ऐसी थी कि भारत से कश्मीर के बाहर से भी कोई यहाँ न आए, मुझे से ऐसा लग रहा है। मगर जो भी इस आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है और आतंकवादियों के साथ मिला है और लघुमती वहाँ के लघुमतियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका जवाब हमारी आर्मी, जो हमारे उत्पल जी बता रहे थे, उत्पल बोरा जी, कि हमारी आर्मी सक्षम है। अभी हमारी आर्मी जो चलेगी तो पाकिस्तान को कहाँ जाना है वो भी दिशा नहीं मालूम होगी। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर जो हैं, कश्मीर में जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उसको दर्द पेट में है और सिर को
ढक रहे हैं ऐसी बात है, मगर ये भी अच्छी बात नहीं है। आज नहीं तो कल कश्मीर में अमन होगा, शांति भी होगी। जैसे ही हमारे नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह और हमारी सरकार और हमारी आर्मी, हमारे जो सुरक्षा दल हैं वो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से और उसके प्रयत्नों की वजह से कश्मीर में अमन और शांति कायम होगी। और वहां चुनाव भी होंगे, लेजिस्लेटिव चुनाव भी होंगे, वहां तहसील के चुनाव भी होंगे, वहां पंचायत के चुनाव भी होंगे, और वहां युवा और युवती जो लोग हैं वो शांति से रह सके, वो एजुकेशन भी ले सकेंगे। वो वहां पे जो तालिबान की तरह, हम नहीं बोलते थे ये तालिबानी एजुकेशन है, की तरह एजुकेशन है, वो तालिबानी एजुकेशन मिटा के अच्छी तरह लोकतंत्र का जो एजुकेशन है वो हमारे युवान लोग ले सकेंगे। और वहां से भी भारत का नाम रोशन करे विदेश में, और दूसरी कंट्री में भारत का नाम रोशन करे। ऐसे कश्मीरी युवक युवती बाहर आएंगे, और कश्मीरी युवक युवती स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, सुरक्षा में हो, पॉलिटिकल हो या साइंटिफिकली हो, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकते हैं। और कश्मीर में अमन और शांति कायम रहेंगे। ये जो घटना घटी है उसकी फिर से मैं निंदा करता हूं, और कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हम हैं, हमारी पार्टी भी है, सरकार भी है। और ये जो आतंकवादी ने जो अंजाम दिया है उसका भी अंजाम बहुत बुरा आने वाला है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन के मारेंगे। हमारे जो सुरक्षा बल है वो भी चुन चुन के मारेंगे, हमारे सैनिक चुन चुन के मारेंगे, और हमारी सरकार के मार्गदर्शन के तहत वो जो सैनिक और आर्मी काम करेगी, और ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि कहीं ना कहीं कश्मीर की अगर हम बात करें तो फिर से अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस और देखा गया कि अगर 5 दिन की बात कर ले 7 हत्याएं होती है, आम लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें देखा गया है कि कहीं ना कहीं फिर से जो वहां पर कश्मीर में भाईचारा है उसको कैसे खत्म किया जाए उसका प्रयास किया जा रहा है। अगर बात करें कहीं ना कहीं तो विधानसभा की अगर चुनाव की बात भी वहां पर उठी थी, वहां पर सीमांकन की बात हुई थी, और जब बात यह भी पता चली थी कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वहां पर 2 दिवस का दौरा कर सकते हैं, वहां पे विकास का क्या कार्य हो रहा है उसका भी जायजा ले सकते हैं। ऊपर से पहले से ही वहां पे जो मंत्री है उनको पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे कि आपको भी दूरदराज के जो गांव हैं वहां पर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होगी, उसको सुलझाना भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से कश्मीर का जो माहौल है वो बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 5 दिन में 7 हत्याएं हुई है, ये तो सिलसिला काफी वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन कुछ चंद दिनों की बात कर ले तो काफी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश भी की। हालांकि हमारे जो सुरक्षा बल है उन्होंने हर कोशिश को नाकाम कर दिया। अब देखना यह होगा कि ये नाका जो पाकिस्तान है वो तो अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब तो देना ही होगा। लेकिन बहुत ही दिमाग के साथ, बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे से उसे जवाब देना होगा, क्योंकि कश्मीर की जो शांति है वो बनाए रखना हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।